हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। आपकी यूनिट फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें फर्स्ट है आपका द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है? लीनियर होता है। आपका फर्स्ट का बी हो जाएगा लीनियर। सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लेक्स मेथड इज़ यूज टू सॉल्व। सिंप्लेक्स मेथड आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं हम। सेकंड का बी करेक्ट हो जाएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन है इन एन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड बाय। एलपीपी में जो फिजिबल रीजन होता है वो आपका बाउंडेड होता है कंस्ट्रेंट से। थर्ड का आपका बी हो जाएगा कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ इन द डाउल सिंप्लेक्स मेथड द स्टार्टिंग सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। डाउल सिंप्लेक्स मेथड में आपका जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिमल होता है लेकिन फिजिबल नहीं होता है। सो फोर्थ का आपका बी हो जाएगा ऑप्टिमल बट नॉट फिजिबल। नेक्स्ट है फिफ्थ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्पेशल केस का आपका एक लीनियर प्रोग्रामिंग ही है। फिफ्थ का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ इन एन असाइनमेंट ऑपरेटर द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स आर बी इक्वल। सिक्स्थ का बी हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट है सेवेंथ द ग्राफिकल रिप्रेजेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी इज एप्लीकेबल व्हेन द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। ग्राफिकल जो मेथड है आपका एलएलपी को सॉल्व करने के लिए, जो नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स है वो आपके कितने होंगे? वो आपके दो होंगे। सेकंड। नेक्स्ट है आपका एट्थ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज ऑलवेज फाउंडेड। जो आपका एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो कहाँ पे फाउंड होगा? हमेशा कॉर्नर में फाउंड होगा, वर्टेक्स पॉइंट पर, यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ द टिक टैक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू। टिक टैक प्रॉब्लम आपकी गेम थ्योरी से रिलेटेड है। नाइन्थ का आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टेंथ व्हेन कन्वर्टिंग अ प्राइमल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम टू इट्स डाउल इट बिकम। जब आप कन्वर्ट करते हैं प्राइमल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को उसकी डाउल में, उसके डबल्स में, तो वो आपकी मिनिमाइजेशन बन जाती है। प्राइमल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम डाउल में कन्वर्ट होती है तो आपकी मिनिमाइजेशन बन जाती है। टेंथ का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी में इन द M/M/1 क्यूइंग मॉडल। एम क्या डिनोट्स करता है? एम डिनोट्स करता है मार्कोवियन पॉइजन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो 11th का बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 द फॉर्मूला फॉर ट्रैफिक इंटेंसिटी। ट्रैफिक इंटेंसिटी RHO, इसका फॉर्मूला क्या है? RHO यहाँ पर है लैम्डा स्लैश म्यू। लैम्डा स्लैश म्यू, तो ट्रैफिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 अ क्यूई सिस्टम इज स्टेबल व्हेन। जो आपका क्यूई सिस्टम है वो कब स्टेबल होता है? जब आपका आर एच ओ क्या है? लैम्डा स्लैश म्यू। तो जो लैम्डा स्लैश म्यू है वो आपका ग्रेटर दैन है 1 से। RHO आपका ग्रेटर दैन है 1 से, तो ये आपका क्यू सिस्टम आपका स्टेबल हो जाएगा। 13 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 इन अ सिंगल चैनल क्यूइंग मॉडल। सिंगल चैनल क्यूइंग मॉडल में जो आपका नंबर ऑफ सर्वर्स है वो कितने होंगे? वो 1 होएगा। 14 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 इन स्टेडी स्टेट ऑफ M/M/1 एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम एलिस। जो आपका स्टेडी स्टेट है M/M/1 का, जो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं सिस्टम एल में वो कितने होंगे? वो होंगे आपके लैम्डा इजकल टू स्लैश म्यू माइनस लैम्डा। ए करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम एल में पूछ रहा है एवरेज नंबर, एल इजकल टू लैम्डा हो जाएगा स्लैश म्यू हो जाएगा माइनस लैम्डा। 15 का ए। नेक्स्ट है 16 बेकिंग इन अ क्यूइंग सिस्टम मीन्स। बेकिंग इन अ क्यू सिस्टम मीन्स अ कस्टमर रिफ्यूज टू ज्वाइन द क्यू। कस्टमर मना कर रहा है क्यू को ज्वाइन करने से किसी भी मॉडल की, तो आपका बेकिंग क्यू हो जाएगा वो। 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू मॉडल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपका अराइवल रेट में यूज़ होता है। 17 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू फॉर M/M/1, तो हो जाएगा WQ इजकल टू लैम्डा स्लैश म्यू म्यू माइनस लैम्डा। सो 18 का 1 करेक्ट ए करेक्ट हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट 19 एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू मॉडल सर्विस टाइम। 19 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 FCFS स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ए करेक्ट हो जाएगा, क्यूइंग। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट था आपका LPP, सेकंड था आपका क्यूइंग थ्योरी, थर्ड यूनिट है रिप्लेसमेंट थ्योरी। द मेन पर्पज ऑफ रिप्लेसमेंट थ्योरी इज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल टाइम टू रिप्लेस एन आइटम। किसी भी आइटम को रिप्लेस करने का उसका बेस्ट और ऑप्टिमल और सुटेबल टाइम कौन सा है, वही आपका मेन पर्पज है रिप्लेसमेंट थ्योरी का। 21 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 22 फॉर आइटम्स दैट डेट्रॉइट ग्रेजुअली द प्रीफर्ड पॉलिसीज। इंडिविजुअल डेट्रॉइट ग्रेजुअली आइटम्स के लिए आपकी जो पॉलिसी रहेगी वो खाली इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ही रहेगी, मतलब एक ही क्वांटिटी और एक ही आइटम रिप्लेस हो पाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डेट्रॉइट पॉलिसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसीज एप्लीकेबल व्हेन। ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी कब अप्लाई होएगी आपकी, जब लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स फेल होंगे रैंडमली, तो ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपकी अप्लाई हो जाएगी, बी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स में फेल रैंडमली। नेक्स्ट है 24 द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट टाइम इज़ व्हेन। ऑप्टिमल जो बेस्ट ऑप्टिमल का है बिल्कुल बेस्ट टाइम, जो बेस्ट टाइम आपका रिप्लेसमेंट है वो कब है, कब का होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ मिनिमम। द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट टाइम इज़ व्हेन, कब होएगा, जब आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होएगी, मिनिमम होएगी। भाई एवरेज टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम हो रही है किसी भी आइटम की, तो तभी तो आप उसको रिप्लेस करोगे। मैक्सिमम हो रही है तो उसमें आपको लॉस ज़्यादा होएगा, तो ऑप्टिमल टाइम तो नहीं हुआ अगर मैक्सिमम कॉस्ट हो रही है किसी भी आइटम की। सो 24 का बी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ मिनिमम, 24 का ए। 25 है कंसिडरिंग टाइम वैल्यू फॉर मनी इन रिप्लेसमेंट मीन्स कन्वर्टिंग फ्यूचर कॉस्ट टू प्रेजेंट वैल्यूज़। कंसिडर करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वर्टिंग फ्यूचर कॉस्ट टू प्रेजेंट वैल्यू। सो 25 का ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 व्हेन एन आइटम्स फॉल सडनली। कभी भी अगर कोई भी आइटम आपका गिर जाए अचानक से, ऑल और नथिंग फेलियर्स, तो प्रीफर्ड पॉलिसी क्या के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वो ग्रुप रिप्लेसमेंट और कंबाइंड पॉलिसी के थ्रू कनेक्ट होएगा। सो व्हेन एन आइटम्स फॉल सडनली ऑल और नथिंग फेलियर द प्रीफर्ड पॉलिसी इज ग्रुप रिप्लेसमेंट और कंबाइंड पॉलिसी। 26 का बी। नेक्स्ट है 27 आफ्टर द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट ईयर द एवरेज कॉस्ट टेंड्स टू इंक्रीज हो जाएगी आपकी ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट ईयर के लिए बाद। 27 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 द रीसेल स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन आइटम जनरली डिक्रीजेज ओवर टाइम। स्क्रैप वैल्यू, आपने कोई बाइक खरीदी आज, 10 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होनी है, तो जो 10 साल बाद आप जो उसकी बाइक दोगे वो उसकी जो वैल्यू होएगी वो स्क्रैप वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू कबाड़ कचरा, सो डिक्रीज होती है टाइम के अकॉर्डिंग। 28 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 से है इन्वेंट्री थ्योरी। इन्वेंट्री थ्योरी EOQ स्टैंड्स फॉर, कुछ टर्म्स है इसमें इंपॉर्टेंट। EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। द EOQ मॉडल्स मिनिमाइजेस। जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है वो आपका टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग, ये क्या मिनिमाइज़ करता है आपका, जो भी आपका टोटल कॉस्ट रहेगी, जैसे आपने कोई भी सामान ऑर्डर किया 100 रुपीज़ का, प्लस उसकी होल्डिंग नहीं, जो भी उसमें अलग से कुछ कॉस्ट आया उसको परचेजिंग में। सो यही आपका EOQ मॉडल मिनिमाइज़ करता है, टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग। नेक्स्ट है आपका 31 द EOQ फॉर्मूला इज। EOQ फॉर्मूला क्या है आपका, Q इंटू स्क्वायर 2DS बाई H, फर्स्ट वाला। D यहाँ पे आपका डिमांड है फॉर्मूले में, जैसे कि Q इंटू है स्क्वायर, यहाँ पे 2DS बाई H, तो आपका D डिमांड है, यहाँ पे S है ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट, H है होल्डिंग कॉस्ट। सो आपका
करेक्ट हो जाएगा 2ds/h, ये ध्यान रखना है 2ds/h। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, 31 का ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 32, इन एन इन्वेंट्री मॉडल विदाउट शॉर्टेज नो स्टॉक इज अलाउड। रीऑर्डर पॉइंट डिपेंड्स ऑन लीड टाइम एंड डिमांड रेट। इन अ प्रोडक्शन मॉडल द प्रोडक्शन रेट मस्ट बी, प्रोडक्शन ऑर्डर में प्रोडक्शन रेट आपका किसी भी प्रोडक्ट का क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा डिमांड रेट। यानी जो भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है किसी भी आइटम को बनाने के लिए जो उसमें खर्चा आ रहा है उसका प्रोडक्शन रेट, और जो भी उसकी डिमांड रहेगी, जैसे कोई भी आइटम है, एक बाइक है, उसको बनाने के लिए 50,000 रुपये खर्चा आ रहा है, उसका डिमांड रेट 1,00,000 ही होएगा, यानी 50,000 खर्चा आ रहा है तो उसका रेट 40,000 नहीं होएगा, यानी बढ़ के ही होएगा। तो वो ये कह रहा है ग्रेटर दैन ही होएगा। 34 का आपका बी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, होल्डिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। किसी भी ऑर्डर की होल्डिंग कॉस्ट को हम उसकी कैरिंग कॉस्ट भी कहलाती है। वो कैरी किया, हमने खरीद लिया, वो होल्ड कर लिया। यानी कि कोई भी सामान अगर 100 रुपये का है, उस पर GST लग के 107 का हो गया तो होल्डिंग कॉस्ट भी होगी, और उसकी जो भी हमने ऑर्डर किया होल्डिंग कॉस्ट, तो होल्डिंग कॉस्ट को आप कैरिंग कॉस्ट भी कह सकते हो। इतने में पड़ा हमें ये सामान टैक्स वैक्स पे करके, सो ये सब कैरिंग कॉस्ट। 35 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, व्हेन शॉर्टेज इज अलाउड द एवरेज इन्वेंट्री कंपेयर टू बेसिक EOQ मॉडल। जब शॉर्टेज आपकी अलाउ होती है, जो एवरेज इन्वेंट्री होती है वो कंपेयर करते हैं आप बेसिक EOQ मॉडल से, सो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है वो आपकी। बी करेक्ट हो जाएगा। इन एन डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल डिमांड इज एज्यूम टू बी नॉन एंड कॉन्स्टेंट। जो डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल है उसमें डिमांड जो रहेगी वो आपकी नॉन रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट यूनिट है आपकी लास्ट यूनिट, यूनिट 5, जॉब सीक्वेंसिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज टोटल इलैप्स टाइम। ऑब्जेक्टिव क्या है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सीक्वेंस पे अरेंज करने का? मिनिमाइज करता है आपका टोटल इलैप्स टाइम को। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं इसको, जॉब सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम के एग्जांपल को। कोई भी चीज़ है आपकी जैसे सीक्वेंस में लगाने की होती है, जैसे एक क्लास है उसमें हमारे चेयर्स है, तो हमने चेयर्स लगा रखी है सीक्वेंस में, ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 की है, 3rd की है, सीक्वेंस में है। एक रो के अंदर 10 चेयर्स है और वो सभी सीक्वेंस में है। तो क्या करती है वो, अब दूसरी साइड दूसरा रूम है, उसमें चेयर्स वो 10 चेयर्स, मतलब एक इस कोने पे एक इस कोने पे है, कहीं भी है, मतलब कोई उनका सीक्वेंस नहीं है। तो जो आपकी चेयर्स होएगी, जो स्पेस कवर होएगा, तो वो जो सीक्वेंस में थी 10 चेयर्स, वहाँ पे कम स्पेस कवर होएगा, लेकिन जो सीक्वेंस में नहीं थी वहाँ पे ज़्यादा स्पेस कवर होएगा। यानी ज़्यादा स्पेस कवर होएगा यानी टाइम आपका मैक्सिमाइज होएगा, ज़्यादा होएगा। कम स्पेस कवर होएगा, मिनिमाइज होएगा। तो यही इसका एग्जाम्पल है। ये जो ऑब्जेक्टिव है सीक्वेंसिंग मॉडल का वो मिनिमाइज होएगा, यानी टाइम मिनिमाइज हो रहा है। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज़ टू मिनिमाइज टोटल इलैप्स टाइम। इससे भूलने के नहीं, आपको भी बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको। नेक्स्ट 39, जॉनसन्स एल्गोरिदम इज एप्लीकेबल फॉर। जॉनसन एल्गोरिदम है वो कहाँ पे अप्लाई होती है आपकी? वो n जॉब्स पे और 2 मशीन्स पे अप्लाई होती है। जॉनसन्स एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है आपकी। कहाँ पे अप्लाई होएगी वो आपकी? n जॉब्स पे, बी n जॉब्स और 2 मशीन्स पर। n जॉब्स एंड 2 मशीन्स, मशीन्स हमेशा 2 पे ही होएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है आपका 40, इन जॉनसन्स एल्गोरिदम द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द जॉब विद मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम। जॉनसन एल्गोरिदम में जो पहला स्टेप होएगा आपको जॉब को सिलेक्ट करने का, वो क्या होएगा? उसका मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम होगा, कितने टाइम पे वो प्रोसेस हो रही है, कम से कम टाइम पे। 40 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 41, इन द मिनिमम टाइम इन जॉनसन्स एल्गोरिदम इन ऑन मशीन -1 जॉब शेड्यूल्ड होएगी आपकी फर्स्ट पे, बिगिनिंग पर ही। 42 है, इफ द मिनिमम टाइम इन जॉनसन एल्गोरिदम इज ऑन मशीन 2 इज जॉब शेड्यूल होएगी लास्ट में। मशीन 1 में तो आपका होएगा फर्स्ट में, और मशीन 2 में आपका लास्ट में, एट द एंड। मिनिमाइजिंग आइडल टाइम इन सीक्वेंसिंग लीड्स टू इम्प्रूव इफिशियंसी। टाइम को आप मिनिमाइज कर रहे हो सीक्वेंसिंग में, तो आपकी इफिशियंसी इम्प्रूव हो रही है। इफिशियंसी मतलब वर्क को बेटर से बेस्ट करने का, यानी बेस्ट से बेस्ट करने का जो इफिशियंसी कहलाएगा वो इम्प्रूव होएगी। आप अगर
मिनिमाइज करेंगे आपके आइडल टाइम्स को सीक्वेंशियल लीड्स के थ्रू। नेक्स्ट है आपका 44, द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस फॉर n जॉब्स ऑन 2 मशीन्स इज n फैक्टोरियल ए। नेक्स्ट है जॉनसन रूल्स गिव अ सॉल्यूशन दैट इज, जॉनसन रूल्स कैसा सॉल्यूशन देता है जो आपका एग्जैक्ट है और ऑप्टिमल है। सो ये तो हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।